सोचिए, अगर अदालत फैसला तो दे दे, मगर अमल तब तक ना हो जब तक एक एक रुपए की फी और खर्चे का हिसाब किताब ना हो जाए। हाँ, आम अदालतों में अक्सर यही होता है। बिल्कुल। और इंसाफ रुका रहता है। लेकिन इस नए गहरे तज्जिए में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के पार्ट 9 को देख रहे हैं कि हाई कोर्ट्स इस सुस्त निज़ाम को कैसे बाईपास करती हैं। सही। और इस तज्जिए का बुनियादी मकसद ही ये समझना है कि आला अदालतों के पास ऐसी कौन सी खुसूसी ताकतें हैं जो उन्हें आम सिविल कोर्ट से बिल्कुल अलग और ताकतवर बनाती हैं। सही कहा। हम देखेंगे कि सेक्शंस 116 और 117 के मुताबिक वैसे तो आम रूल्स ही लागू होते हैं, मगर जो इस्तिस्नात यानी एक्सेप्शंस यहाँ मौजूद है ना, वो कानूनी निज़ाम की एक मुख्तलिफी तस्वीर पेश करते हैं। तो सबसे पहले उस हिसाब किताब वाली बात पर आते हैं जो मुझे सबसे दिलचस्प लगी। आमतौर पर तो अदालत मुकदमे के खर्चों का तयन करती है ना, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सेक्शन 118 हाई कोर्ट को एक अनोखी आज़ादी देता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। ये टैक्सेशन और खर्चों का क्या मामला है? और यहाँ टैक्सेशन से मुराद आम आमदनी वाला टैक्स तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानूनी जबान में यहाँ टैक्सेशन का मतलब सिर्फ अदालती खर्चों का हिसाब लगाना है। ओह अच्छा। जब हाई कोर्ट अपनी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन में होती है ना, यानी वो बड़े मुकदमात जो किसी निचली अदालत से अपील के जरिए नहीं बल्कि बराह रास्त वहाँ शुरू होते हैं, तो अदालत फैसला नाफिज करने के लिए इस हिसाब किताब का इंतजार नहीं करती। अच्छा, यानी वक्त ज़ाया नहीं करती। बिल्कुल, वो डिक्री यानी असल फैसले पर फौरन अमल दरामद का हुक्म दे सकती है। वैसे ये तो वैसी बात हुई कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं और वेटर के बिल कैलकुलेट करने का इंतजार किए बिना वहां से निकल जाएं, सही मिसाल है। और साथ में ये वादा हो कि हिसाब बाद में सेटल होता रहेगा। मगर एक बात बताएं, क्या इस तरह जल्दबाजी करने से कानूनी निज़ाम में नए मसले नहीं पैदा होते? देखिए, ज़ाहिरी तौर पर अजीब ज़रूर लगता है, मगर असल मकसद इंसाफ में आने वाली देरी को रोकना है। सही। 1908 में जब ये कानून बना ना, तब भी बड़े और अहम मुकदमात में ताख़ीर इंतहाई नुकसानदेह मानी जाती थी। फैसला आने के बाद खर्चों का हिसाब करना एक लंबा अमली काम है। हाँ, वो तो है। तो इस कानून के तहत असल पार्टी को उसका हक फौरन मिलना चाहिए। बाकी का जो हिसाब किताब है वो अदालत का स्टाफ अपने वक्त पर करता रहेगा। लगता है हाई कोर्ट्स सिर्फ अपने फैसलों की रफ्तार पर ही नहीं बल्कि अपने माहौल पर भी बहुत सख्त पहरा रखती हैं। हाँ, आप सेक्शन 119 की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल। सेक्शन 119 वाज़ेह करता है कि कोई भी आम शख्स किसी दूसरे की तरफ से अदालत में आकर बहस या गवाहों पर जिरह नहीं कर सकता जब तक कि मखसूस इजाज़त ना हो। सही। तो यहाँ आम शहरी होने के नाते मेरा सवाल ये है कि अगर इंसाफ सबके लिए है तो ये सख्त पाबंदी क्यों? ये तो सीधी सीधी रुकावट हुई ना। असल में ये आम रुकावट या गेट कीपिंग नहीं है। हाई कोर्ट में आने वाले जो बराह रास्त मुकदमात होते हैं वो आम तौर पर इंतहाई पेचीदा होते हैं। अच्छा। कानून ये तय करता है कि वहाँ ऐसी बहस सिर्फ माहिर और मंजूर शुदा एडवोकेट्स, वकील और अटर्नीज ही करें। ताकि वक्त बचे। सिर्फ वक्त नहीं, अगर कोई कानून की नामुकम्मल समझ के साथ वहाँ बहस शुरू कर दे तो न सिर्फ अदालत का कीमती वक्त ज़ाया होगा बल्कि फैसले में ऐसी गलतियां होंगी जिनका असर आने वाले कई मुकदमात पर पड़ेगा। सही। मतलब अदालत के सामने पेश होने वालों पर तो कड़ी शर्त रखी गई है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जो अदालत दूसरों पर पाबंदी लगा रही है वो खुद बहुत सी पाबंदियों से आज़ाद है। बिल्कुल। मेरे नोट्स में लिखा है कि सेक्शन 120 हाई कोर्ट्स को आम अदालतों के कुछ बुनियादी कवानीन से बिल्कुल छूट देता है। इसमें ख़ास तौर पर सेक्शन 16, 17 और 20 का जिक्र है। आम सुनने वाले के लिए इन नंबर्स का क्या मतलब है? इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आम सिविल कोर्ट्स में ये सेक्शंस तय करती हैं कि कौन सा केस किस शहर या इलाके की अदालत में चलेगा, यानी उनकी हुदूद तय करती हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर आम कानून कहता है कि जहां जायदाद मौजूद है या जहां डिफेंडेंट रहता है, केस सिर्फ उसी इलाके की अदालत में चल सकता है। ये इलाकाई पाबंदियां आम अदालतों को महदूद रखती हैं। अच्छा, तो इन हुदूद का हाई कोर्ट पर क्या असर पड़ता है? असर ये पड़ता है कि सेक्शन 120 की वजह से ये इलाकाई पाबंदियां हाई कोर्ट की ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन पर लागू होती ही नहीं। वेट, बिल्कुल लागू नहीं होती? बिल्कुल नहीं।
ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقے میں کہیں بھی ہونے والے پیچیدہ معاملات کو براہ راست اپنے پاس سن سکتی ہے۔ اوہ اچھا۔ انہیں اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ جائیداد کس ضلع یا حدود میں آتی ہے۔ یہ لچک اعلیٰ عدالت کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ حدود کے جھگڑوں میں پھنسنے کے بجائے اصل مقدمے پر توجہ دے۔ اگر اس سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ قانون لکھنے والوں نے 1908 میں تسلیم کر لیا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کو جلد اور مؤثر فیصلے کرنے کے لیے ان عام قانونی پیچیدگیوں سے آزاد رکھنا ضروری ہے۔ صحیح۔ چاہے وہ خرچوں کے حساب کا انتظار نہ کرنا ہو، عام حدود کو توڑنا ہو یا ماہر افراد کے ذریعے وقت بچانا ہو۔ اور یہی اسلوب ہائی کورٹس کو وہ مرتبہ دیتا ہے جو عام عدالتوں کے پاس نہیں ہے۔ ایک ایسی خود مختاری جو کسی عام انسان کو شاید تھوڑی عجیب لگے، مگر پیچیدہ قانونی نظام کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ صحیح کہا۔ اس پر آخری سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایک صدی سے زیادہ پرانا قانون اعلیٰ عدالتوں کو ایسی لچک اور طاقت اس لیے دیتا ہے تاکہ انصاف جلدی مل سکے، ہاں، ایسی ہی لچک اور تیزی لانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ایسا قانونی اور عملی سوال ہے جو ہر اس شخص کو سوچنا چاہیے جو عدالتی نظام میں بہتری دیکھنا چاہتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.